हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू थिंक टैंक क्लासेस। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड आपकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। मैंने क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें मैंने क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस के फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग का वीडियो अपलोड कर दिया है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का एक और इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो पावर शेयरिंग देखी है तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल होती है जब पावर किसी एक पर्सन या एक इंस्टीट्यूशन के हाथ में कंसंट्रेट ना होके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस, ग्रुप्स एंड पर्संस के बीच में। हमने ये भी देखा डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर। हमने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग भी देखी, जैसे कि गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स के बीच में, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स अमंग द लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। फिर हमने पावर शेयरिंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में भी देखा। फिर हमने पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में भी पावर शेयरिंग देखी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, हमने पावर शेयरिंग देखी गवर्नमेंट के डिफरेंट लेवल्स के बीच में। और इसी लास्ट पॉइंट को आज हम और डिटेल में पढ़ने वाले हैं। एक बार इमेजिन कीजिए, अगर पूरे इंडिया के सारे डिसीजंस दिल्ली में बैठे सेंट्रल गवर्नमेंट ही लेती, तो क्या यूपी के फार्मर्स की प्रॉब्लम समझ पाती? या फिर नागालैंड, मिजोरम जैसे ट्राइबल स्टेट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ के कल्चर को प्रिजर्व करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से बैठे बैठे इनकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकती है, समझ सकती है? और क्या केरला के फिशरमैन की प्रॉब्लम समझ पाती? क्या दिल्ली में बैठी एक गवर्नमेंट पूरे इंडिया के हर गांव, हर सिटी और हर स्टेट की प्रॉब्लम्स को इक्वली समझ सकती है? शायद नहीं। तो सवाल ये है कि 140 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन वाले इतने डाइवर्स कंट्री को, जहाँ पे लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जहाँ पे वैरायटी ऑफ फेस्टिवल्स देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ फूड, वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग, इतनी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, ऐसी कंट्री को गवर्न कैसे किया जाता है? कैसे मैनेज करते हैं इतनी डाइवर्स बैकग्राउंड वाली कंट्री को? इसी सवाल का जवाब है फेडरलिज्म। पावर शेयरिंग चैप्टर ने हमें ये बताया था कि डेमोक्रेसी में पावर शेयर करना जरूरी है, लेकिन फेडरलिज्म हमें ये बताता है कि ये पावर एग्जैक्टली शेयर कैसे की जाती है। अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समझें, पावर शेयरिंग बताता है व्हाई शेयरिंग पावर इज इम्पोर्टेंट, एंड फेडरलिज्म बताता है पावर शेयर होती कैसे है। इसीलिए फेडरलिज्म को पावर शेयरिंग चैप्टर का एक्सटेंशन भी कहा जा सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर फेडरलिज्म होता क्या है और इंडिया को फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है? तो चलिए एनसीईआरटी की सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से शुरू करते हैं। व्हाट इज फेडरलिज्म? So federalism is a system of government in which powers are constitutionally divided between the central, that means union government, and the state government. Both governments have their own independent powers and responsibilities, and they neither interfere unnecessarily in the work of the other. That means फेडरलिज्म एक सिस्टम है, गवर्नमेंट का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में जो पावर्स है वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइडेड होते हैं, एंड दोनों ही गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क करती है, इंडिपेंडेंटली अपने पावर्स को यूज करती है एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाती है, एंड दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट अननेसेसरली एक दूसरे के वर्क में, एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती है। अगर एग्जाम्पल देखें, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट जो नेशनल इश्यूज को हैंडल करती है, लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी, बैंकिंग, और वहीं हम स्टेट गवर्नमेंट को देखें तो लोकल इश्यूज को हैंडल करती है, लाइक द पुलिस, एग्रीकल्चर, पब्लिक हेल्थ एंड इरिगेशन।
सो इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनली दोनों के पावर्स जो है वो डिवाइडेड है, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिवाइडेड है। सो अगर एग्जाम रेडी डेफिनेशन देखें या एक इजी डेफिनेशन देखें फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, सो इट इज फेडरलिज्म इज अ पावर इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which powers are constitutionally divided between the central government and the state governments. So why is federalism needed? क्या जरूरत है फेडरलिज्म की? इंडिया के ही एग्जाम्पल से समझते हैं। सो इंडिया इज अ कंट्री ऑफ 140 प्लस करोड़ पीपल, जहाँ पे डिफरेंट रिलीजन्स हैं, डिफरेंट कल्चर के लोग हैं, डिफरेंट लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड के लोग हैं, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं, जहाँ पे 28 स्टेट्स हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज है, और जहाँ पे हर स्टेट हर टेरिटरी में अपना एक अलग कल्चर देखने को मिलता है। इंडिया के लिए तो ये भी बोला जाता है कि कोस्ट कोस्ट पे बदले पानी, चार कोस्ट पे बानी। सो ऐसी डाइवर्स बैकग्राउंड वाली कंट्री में एक गवर्नमेंट सब चीज मैनेज नहीं कर सकती। सो वहां पे हमें जरूरत पड़ती है फेडरलिज्म की। फेडरलिज्म मीन्स हम जो अभी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स देख रहे थे सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। सो फेडरलिज्म हमें हेल्प करता है यूनाइट रखने में, दैट मीन्स यूनिटी में, डाइवर्सिटी, जो डाइवर्स बैकग्राउंड के पीपल हैं उनके कल्चर को, उनकी जो आइडेंटिटी है उनको प्रिजर्व करने में हेल्प करता है। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन, अगर डिवीजन होगा पावर्स का स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में, सो हाँ एडमिनिस्ट्रेशन भी ठीक ढंग से हो सकेगा। लोकल डेवलपमेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली से बैठे बैठे ही हर चीज को मैनेज करना स्टार्ट कर दे तो लोकल लेवल के इश्यूज उसे पता ही नहीं चलेंगे। सो कहीं ना कहीं वहां पे जो गवर्नमेंट है वो लैग करेगी और लोकल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। इसके लिए जरूरी है कि जो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट है उनको भी पावर्स दी जाए, इंडिपेंडेंट बनाया जाए, एंड लोकल गवर्नमेंट जो है जिसे हम आगे पढ़ेंगे भी इस चैप्टर में, उनको भी एम्पावर किया जाए ताकि लोकल डेवलपमेंट हो सके, बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो सके, एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जिसके लिए हमारी कंट्री फेमस है पूरे वर्ल्ड में, उस आइडेंटिटी को भी हम प्रिजर्व करके रख सके। सो आगे बढ़ने से पहले एक और इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फेडरल वर्सेस यूनिटरी गवर्नमेंट। सो पावर डिवीजन के बेसिस पे दो तरह की गवर्नमेंट हम देखते हैं, एक है फेडरल एंड दूसरा है यूनिटरी गवर्नमेंट। सो अगर प्रीवियस चैप्टर का एग्जांपल ले तो हमने ये देखा कि सारी कंट्रीज में पावर शेयरिंग या डिवीजन ऑफ पावर देखने को नहीं मिलता। जैसे अगर बेल्जियम का एग्जांपल देखें तो वहां पे किस तरह से बेल्जियम ने अपने प्रॉब्लम का सोल्यूशन पावर शेयरिंग के थ्रू निकाला। वहीं अगर हम श्रीलंका का एग्जांपल देखें तो हमने वहां पे मेजोरिटेरियनिज्म देखा, जहाँ पे एक मेजोरिटी जो कम्युनिटी थी वही पूरी कंट्री को रन कर रही थी। सो ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन ऑफ पावर टू फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट आर देयर। सो दोनों के बीच में हम डिफरेंस देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट क्या होती है और यूनिटरी गवर्नमेंट क्या। सो फेडरल गवर्नमेंट में क्या हमने पढ़ा था अभी इसके पहले ही कि पावर डिवाइड होती है सेंट्रल एंड स्टेट्स के बीच में। वहीं अगर यूनिटरी गवर्नमेंट का हम एग्जांपल लें सो वहां पे पावर का कंसंट्रेशन देखने को मिलता है एट द सेंटर। दैट मीन्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहीं पे हम पावर का कंसंट्रेशन देखते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में जो स्टेट्स है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स होती है, एंड यूनिटरी गवर्नमेंट में क्या होता है, जो स्टेट्स है वो सेंटर पे डिपेंड होता है फॉर द पावर्स। दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट उसको पावर असाइन करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन करती है, और उसके थ्रू स्टेट्स काम करते हैं। फेडरल गवर्नमेंट में सेंट्रल कैन नॉट ओवरराइड स्टेट्स इजीली, मतलब इजीली जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्टेट गवर्नमेंट पे कह सकते हैं अपनी हुक्म नहीं चला सकती। लेकिन यूनिटरी गवर्नमेंट में हम देखते हैं कि सेंटर कैन चेंज स्टेट पावर्स एनी टाइम, बिकॉज पावर का कंसंट्रेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। एग्जाम्पल लिख देते हैं फेडरल गवर्नमेंट्स का, जैसे इंडिया की गवर्नमेंट है, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन कंट्रीज में हम पावर शेयरिंग देखते हैं एंड फेडरल गवर्नमेंट देखते हैं। वहीं हम श्रीलंका का एग्जाम्पल देख लेते हैं, चाइना देख लेते हैं, फ्रांस देख लेते हैं, वहां पे हम यूनिटरी गवर्नमेंट देखते हैं। दैट मीन्स जो सेंटर है वो पावरफुल है एंड उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट्स क्या करते हैं, काम करते हैं। मेमोरी ट्रिक अगर हम याद रखने का ट्रिक समझे तो फेडरल मतलब आपको समझ जाना है पावर शेयरिंग की बात हो रही है। यूनिटरी कहीं लिखा हुआ है यूनिटरी गवर्नमेंट, देन दैट मीन्स सिंगल पावर सेंटर, दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट्स के हाथ में ही पावर का कंसंट्रेशन। अगर एक और छोटा सा एग्जांपल लेके समझिए तो किस तरह से इस वीडियो में जो बॉस है वो अपने एम्प्लॉयज को ऑर्डर दे रहा है और ये एम्प्लॉयज सिर्फ उसके ऑर्डर को सुन रहे हैं। दैट मीन्स ये जो पावर का कंसंट्रेशन है
सिर्फ उसके बॉस के हाथ में है, बाकी एम्प्लॉयज उसको फॉलो कर रहे हैं। सिमिलरली अगर इस वीडियो में हम देखें तो यहाँ पे हमें किस तरह से दिखाई देता है कि जो टीम मेंबर्स हैं वो एक साथ मिलके काम कर रहे हैं। सो यही डिफरेंस है फेडरलिज्म और यूनिटरी गवर्नमेंट में। यूनिटरी गवर्नमेंट में पावर किस तरह से एक पर्सन के हाथ में कंसंट्रेटेड है, एंड फेडरलिज्म में हमें टीम वर्क देखने को मिलता है, दैट मीन्स सब मिल के साथ में काम करते हैं। ये फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो देयर आर डिफरेंट फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म जिसके थ्रू हम बोल सकते हैं कि ये कंट्री एक फेडरल कंट्री है। सो इन फीचर्स को नंबर वाइज आप याद कर सकते हैं। सो पहला जो फीचर है वो है 2 or more लेवल्स। सो अभी हमने पहले भी पढ़ा था पहले की स्लाइड्स में, और अभी भी देख रहे हैं कि एक फेडरल कंट्री में, एक फेडरल गवर्नमेंट में 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यूनियन, स्टेट एंड लोकल, 3 लेवल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। यूनियन स्टेट भी हो सकता है और यूनियन स्टेट एंड लोकल भी हो सकता है। सो इस तरह से गवर्नमेंट में डिफरेंट लेवल्स देखने को मिलते हैं, वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर हमें देखने को मिलता है। सेम सिटीजन्स डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस, दैट मीन्स जो दोनों गवर्नमेंट है गवर्न तो सेम पीपल को कर रही है, सेम कंट्री के सिटीजन्स को ही कर रही है, बट उनका जो जुरिस्डिक्शन है, मतलब काम करने का जो सब्जेक्ट है, जो एरिया है, वो क्या है, डिफरेंट है। थर्ड थिंग, कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स। जो पावर है अलग अलग लेवल्स के, गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स के, वो क्लियरली रिटन है कॉन्स्टिट्यूशन में। सो कोई चांस ही नहीं बचता कि वहां पे कोई भी गवर्नमेंट किसी को ओवरलैप करे या फिर किसी में इंटरफेयर करे। सो सबके पावर्स कॉन्स्टिट्यूशनली डिवाइड है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी। सो जो जुडिशरी भी है, जो गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, वो तीनों ही इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी हमें उसमें देखने को मिलती है। जो सुप्रीम कोर्ट है, दैट मीन्स जो सबसे हाईएस्ट लेवल की कोर्ट है, वही जो है वो जो भी डिस्प्यूट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, उसको सॉल्व करती है, उसको रिजॉल्व करती है। सेपरेट रेवेन्यू सोर्सेस। सो जो भी सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट है वो अलग अलग टैक्सेस जो है वो टैक्सेस के थ्रू अपने रेवेन्यू को कलेक्ट करती है। दैट मीन्स उनके अलग अलग सोर्सेज हैं रेवेन्यू के, जिसके थ्रू वो रेवेन्यू जनरेट करती है एंड अपने जो भी काम है उसके लिए जो भी एक्सपेंडिचर है उनका, वो उसको फुलफिल करती है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो फेडरल कंट्री का, वो रिजिड होता है। रिजिड इन द सेंस, अगर rigid in the sense कि center alone cannot change the federal arrangements easily. That means सिर्फ central government अकेले ही constitution को amend नहीं कर सकती। उनमें जो भी चीजें लिखी हुई हैं, अगर टाइम के साथ जरूरत है उसमें अमेंडमेंट की, तो उनको स्टेट गवर्नमेंट को भी विश्वास में लेना पड़ता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, देन वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकते हैं। सो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रिजिड है। अगर फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को भी उस पर अमेंडमेंट्स कर लेती, बट रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है, दैट मीन्स उसमें स्टेट गवर्नमेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होता है, उनका भी सपोर्ट होता है, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में वो चेंजेस कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग, म्यूचुअल ट्रस्ट। सो फेडरलिज्म वर्क्स ओनली व्हेन गवर्नमेंट्स कोऑपरेट। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट्स के बीच में हमें पावर का डिवीजन देखने को मिल रहा है। सो जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में म्यूचुअल ट्रस्ट नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, एक दूसरे को कोऑपरेट नहीं करेंगे, जो कंट्री है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगी, फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर एक स्टेट गवर्नमेंट जो भी डिसीजंस ले रही है, उनके जो भी इश्यूज हैं, अगर कुछ ऐसा इशू होता है जिसमें सेंटर का भी इन्वॉल्वमेंट जरूरी है, अगर वो उनको नहीं बताते हैं, तो कैसे वो उस इशू को रिजॉल्व कर पाएंगे। सिमिलरली कभी किसी स्टेट में कोई डिसीजन लेना, स्टेट का कोई डिसीजन लेना हो, या स्टेट से रिलेटेड कुछ ऐसा इशू हो जाए जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना है, तो ऑब्वियसली वो स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी, स्टेट गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करेगी, तभी जाके वो एक स्ट्रॉन्ग एंड एक पावरफुल डिसीजन ले पाए। सो दोनों ही गवर्नमेंट के बीच में ट्रस्ट होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, तब जो है फेडरलिज्म सक्सेसफुल होगा, तब एक फेडरल गवर्नमेंट प्रॉपरली वर्क कर पाएगी। सो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ फेडरेशंस। तो जितने भी फेडरेशंस हैं उनका फॉर्मेशन सेम वे में नहीं हुआ है।
जो बैलेंस ऑफ पावर हम देखते हैं कंट्रीज, फेडरल कंट्रीज में सेंट्रल स्टेट के बीच में, वो वैरी करती है एक फेडरेशन टू अनदर फेडरेशन। जो बैलेंस है पावर का वो मेनली डिपेंड करता है कि वो जो फेडरेशन है उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। और ऐसे दो तरीके हैं जिनके थ्रू जो फेडरेशंस हैं उनका फॉर्मेशन होता है। सो पहला जो रूट है, पहला जो तरीका है, वो है कमिंग टुगेदर फॉर्मेट, कमिंग टुगेदर फेडरेशन। सो कमिंग टुगेदर फॉर्मेशन क्या होता है? इसमें कमिंग टुगेदर का मतलब है साथ आना। सो इसमें क्या होता है, कुछ स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स वॉलंटरीली, मतलब अपनी इच्छा से साथ में आते हैं और एक लार्जर कंट्री, बड़ी कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं। और यहाँ पे स्टेट्स जो होता है वो कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर होता है। सो ऐसी कंट्री का फॉर्मेशन जो कुछ इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, इंडिपेंडेंट छोटी छोटी कंट्रीज थी जो इंडिपेंडेंट होने के बाद में एक साथ आई और एक बड़ी कंट्री का फॉर्मेशन कर रही हैं, उसको हम बोलते हैं कमिंग टुगेदर फॉर्मेशन। ऑब्वियसली स्टेट्स ज्यादा स्ट्रॉन्गर होंगी क्योंकि वो पहले ही सॉवरेन थी, पहले ही इंडिपेंडेंट हो चुकी हैं और खुद को एक दूसरे के साथ क्या करें, मिक्सअप करके एक बड़ी कंट्री बनाए। तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेंटर थोड़ा सा वीक होगा इन कंपैरिजन टू स्टेट्स। सो ये जो कंट्रीज हैं वो अपनी सॉवरेनिटी को पूल करती हैं, अपनी आइडेंटिटी को रिटेन करने के लिए, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए एक दूसरे के साथ आके क्या बनाते, लार्जर स्टेट बनाते। और कुछ कंट्रीज जो जहाँ पे कमिंग टुगेदर फॉर्मेशन फेडरेशन है वो से स्विट्जरलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया। सेकेंड जो वे है, सेकेंड जो रूट है, वो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। सो होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है, वन लार्ज कंट्री divides its powers between the center and the states. So एक बड़ी कंट्री जिसके अंदर सेंटर और स्टेट्स के बीच में हम पावर का डिवीजन देखते हैं। एंड यहाँ पे सेंटर इज कंपेरेटिवली स्ट्रॉन्गर क्योंकि यहाँ पे कुछ कंट्रीज आके एक साथ मिलके फेडरेशन नहीं बना रही, बल्कि एक कंट्री के बीच में ही जो सेंटर है वो अपने कुछ पावर्स को स्टेट्स के साथ में, यहाँ पे सेंटर और स्टेट्स के बीच में पावर का जो है हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है। मतलब सेंटर पावर्स को स्टेट्स के साथ में क्या कर रहा है, बांट रहा है, शेयर कर रहा है। सो यहाँ पे कौन स्ट्रॉन्गर होगा, सेंटर स्ट्रॉन्गर होगा इन कंपेरिजन टू स्टेट। एग्जाम्पल्स हम ले लेते हैं, इंडिया, बेल्जियम, स्पेन, इन कंट्रीज में हमें होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन देखने को मिलता है। सो इंडिया इज a holding together federation. The center is stronger than states, which is why the constitution calls India union of states. So इंडिया जो है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है, सेंटर जो है वो स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स, एंड इसीलिए हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है इंडिया शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। सो इंडिया राज्यों का एक समूह होगा, एक संघ होगा, ठीक है। सो इसलिए इंडिया को यूनियन ऑफ स्टेट्स भी बोलते हैं। सो दो टाइप के फेडरेशंस हमने देखे, एक था कमिंग टुगेदर फेडरेशन जिसमें स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स एक साथ मिलके एक लार्जर कंट्री का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रेलिया में हम इस तरह का कमिंग टुगेदर फेडरेशन देखते हैं। और जहाँ पे स्टेट्स स्ट्रॉन्गर होता है इन कंपैरिजन टू सेंटर, जो स्टेट्स हैं उसके पावर्स वो ज्यादा पावरफुल होता है इन कंपैरिजन टू सेंटर। सेकेंड हम देखते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन, जहाँ पे एक लार्ज कंट्री अपने पावर को डिवाइड करती है अपनी ही कंट्री में from between the center and the states, for example India, Belgium and Spain. So before moving ahead, let's quickly revise what we have learned so far. So federalism का simple मतलब है division of powers among different level of government. इंडिया में 3 levels of government हम देखते हैं, यूनियन गवर्नमेंट जो आपकी जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट एंड आपका लोकल गवर्नमेंट। बट यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठता है, आखिर इंडिया को फेडरल कंट्री कहते क्यों हैं? व्हाई इज इंडिया कॉल्ड अ फेडरल कंट्री? इज द एग्जिस्टेंस ऑफ सेंट्रल स्टेट्स एनफ टू मेक अ कंट्री फेडरल?
क्या सिर्फ सेंटर और स्टेट का होना ही फेडरलिज्म है? द आंसर इज नो, बिल्कुल नहीं। A country is considered federal only when it possesses certain specific features. हमने अभी थोड़े पीछे के स्लाइड्स में पढ़ा था फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म। सो उन सारी फीचर्स को जो कंट्री फॉलो करती है, उन्हीं स्पेसिफिक फीचर्स को जो कंट्री फॉलो करती है, उसको ही हम क्या बोलते हैं? फेडरल कंट्री। सो अब देखते हैं कि वो कौन से फीचर्स हैं जो इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाते हैं। सो पहला जो फीचर हम पढ़ने जा रहे हैं, 2 or more levels of government. So one of the most important features of federalism is the existence of multiple levels of government. So फेडरलिज्म का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है वो है मल्टीपल लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इंडिया में हमें वो मल्टीपल लेवल ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलती है। इंडिया में हमें यूनियन गवर्नमेंट, दैट मीन सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट, 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमें देखने को मिलती है। दैट मीन्स कि एक पहला फीचर हम फुलफिल कर रहे हैं लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट का। ऑल दीज गवर्नमेंट्स गवर्न द सेम सिटीजंस बट वर्क इन डिफरेंट एरियाज। ये जो तीनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, ऑब्वियसली इंडिया में काम कर रही हैं तो इंडिया के ही सिटीजन्स को गवर्न करेंगी। सो इट इज रिटन देयर all these governments govern the same citizen को govern करती है, but work in different areas. उनका जो area of work है वो different है। For example, अगर यूनियन गवर्नमेंट की बात करें तो डिफेंस उनके अंडर में आता है, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो पुलिस उनके अंडर में आती है, एंड लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो उनका काम है स्ट्रीट लाइट्स को रिपेयर करना, उसकी पूरी प्रॉपर सिस्टम उसका रखना, सैनिटेशन देखना, ये सब लोकल गवर्नमेंट के अंदर में आता है। So this distribution of responsibilities help in efficient administration. ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं वर्क का, इससे फायदा क्या है? फायदा ये है ये डिस्ट्रीब्यूशन होने से कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो एफिशिएंटली होता है, इजीली होता है और प्रॉपर एक सिस्टम में होता है। सो ये है फायदा आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। फेडरलिज्म का एक और इम्पोर्टेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स। दैट मीन्स सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर्स का एक क्लियर डिवीजन जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये फीचर देखने को मिलता है। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 7th शेड्यूल में जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं सेंटर और स्टेट के, उनको 3 लिस्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट लिस्ट जो है दैट इज यूनियन लिस्ट, सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज कॉन्करेंट लिस्ट। लेजिस्लेटिव पावर मीन्स लॉ मेकिंग पावर्स। सो प्रीवियस चैप्टर पावर शेयरिंग में हमने पढ़ा था एक हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर भी होता है, दैट इज द डिवीजन अमंग द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो आपको पता होगा कि गवर्नमेंट के 3 ऑर्गन्स होते हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर means law making body, executive means the body which implements the laws, and judiciary means the body which give the justice and check that the laws are correct or not. So yeah, legislative power means law making. So union गवर्नमेंट की बात करें, जो लेजिस्लेचर का काम है वो पार्लियामेंट करती है, एंड एग्जीक्यूटिव का काम है जो है वो एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो जो लेजिस्लेचर का काम है जो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली करती है। हर स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, कुछ स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है। एंड जो एग्जीक्यूटिव का काम है वो गवर्नर एंड चीफ मिनिस्टर एंड उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सो आई होप इतना क्लियर होगा आपको, ये बेसिक पॉइंट था ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बारे में। नाउ कमिंग टू द 3 लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूनियन लिस्ट में जो भी चीजें मेंशन है, तो अभी हमने जैसे कि रिवाइज किया कि जो लेजिस्लेचर है वो पार्लियामेंट होती है। सो ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन दीज सब्जेक्ट्स। जो सब्जेक्ट्स इस यूनियन लिस्ट में मेंशन है, फॉर एग्जांपल डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स, करेंसी एंड बैंकिंग, कम्युनिकेशन, उन सब्जेक्ट्स पे सिर्फ पार्लियामेंट ही लॉ बना सकती है। स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स मेंशन है उस पे सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट्स ही लॉ बना सकती है। फॉर एग्जांपल
पुलिस, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, पब्लिक हेल्थ, इन जो भी इन सब्जेक्ट्स पे स्टेट लिस्ट में मेंशन है तो स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना सकती है। कॉन्करेंट लिस्ट का मतलब है बोथ सेंटर एंड स्टेट्स कैन मेक लॉज। सो ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स हैं जिसपे सेंट्रल स्टेट दोनों लॉ बना सकते। बट अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है सेंट्रल एंड स्टेट लॉ में, सो सेंट्रल लॉ प्रिवेल्स, दैट मीन्स सेंटर का ही लॉ एग्जीक्यूट होता है, इम्प्लीमेंट होता है। एज कॉन्करेंट लिस्ट के कुछ जो सब्जेक्ट्स हैं वो है एजुकेशन, मैरिज, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियंस। सपोज एजुकेशन पे कोई के किसी एक इश्यू पे स्टेट गवर्नमेंट ने भी लॉ बना दिया एंड यूनियन गवर्नमेंट में भी लॉ बना दिया, बट दोनों जो है वो कॉन्ट्राडिक्टरी होते हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वही क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, इम्प्लीमेंट होगा। तो ये था हमारा थ्री लिस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो यूनियन लिस्ट में टोटल 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओरिजिनली 97 थे बट अभी 100 सब्जेक्ट्स हैं। स्टेट लिस्ट में 61 सब्जेक्ट्स हैं, ओरिजिनली 66 थे। एंड कॉन्करेंट लिस्ट में 52 सब्जेक्ट्स हैं जो ओरिजिनली 47। रेजिड्यूरी पावर्स, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट, subjects not mentioned in any list, for example cyber laws, AI, digital tech, जो आजकल की डिजिटल एरा में ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो सब्जेक्ट्स जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है उन पे जो भी लॉ है वो यूनियन गवर्नमेंट ही बना सकता है। दैट मीन्स जो रेजिड्यूरी पावर्स हैं, जो बची हुई चीजें हैं, मतलब बचे हुए जो भी ऐसी सब्जेक्ट्स हैं जो कहीं भी मेंशन नहीं है, उन पे लॉ बनाने का जो काम है वो यूनियन गवर्नमेंट करता है। सो ये था हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स, जो एक और इम्पोर्टेंट फीचर है फेडरलिज्म का और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी देखने को मिलता है। सो ये इस वजह से भी हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री कहते हैं। One more important feature of federalism is written constitution. So a federal country must have a written constitution. एक फेडरल कंट्री में written constitution होना जरूरी है। And India has the world's longest written constitution. इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा written constitution है। The constitution clearly defines, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्लियरली डिफाइन करता है सेंटर के पावर्स को, स्टेट के पावर्स को, सिटीजन्स के राइट्स को एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट आल्सो, एंड दिस इंश्योर्स द क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी इन गवर्नेंस। और ये गवर्नेंस में क्लैरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है। सो फोर्थ इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ फेडरलिज्म is constitution cannot be changed easily. So देखते हैं कि क्या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये फीचर देखने को मिलते हैं। सो सबसे पहले समझते हैं कि है क्या। सो द फेडरल स्ट्रक्चर कैन नॉट बी अल्टर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट अलोन। जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले इसको चेंज नहीं कर सकती। द चेंजेस इन फेडरल प्रोविजन रिक्वायर, जो फेडरल प्रोविजन में जो चेंजेस होते हैं उसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है अ स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। एंड सेकेंड, अप्रूवल बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स, हाफ स्टेट लेजिस्लेचर्स की अप्रूवल की भी जरूरत पड़ती है इसमें चेंजेस करने की। क्यों जरूरी है ये ऐसा प्रोविजन करना? Because it protects the rights and powers of the states. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ही पावरफुल हो जाएगी, खुद ही सब सारी चेंजेस करने लगेगी, वो स्टेट्स के भी पावर कभी भी छीन सकते हैं। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फेडरल स्ट्रक्चर में इस तरह के प्रोविजंस बनाए गए हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम देखते हैं कि कुछ लॉज जो है वो सिंपल मेजोरिटी से अमेंड हो जाते हैं, बट कुछ लॉज ऐसे हैं जिनको अमेंड करने के लिए हमें स्टेट लेजिस्लेचर्स की अप्रूवल की भी जरूरत होती है एंड स्पेशल मेजोरिटी इन पार्लियामेंट की भी जरूरत होती है। सो ये जो फीचर है वो भी हमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। सो हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है। नेक्स्ट फीचर ऑफ फेडरलिज्म इज इंडिपेंडेंट जुडिशरी। एंड इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज एसेंशियल फॉर अ फेडरल सिस्टम। एक फेडरल सिस्टम के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी का होना भी जरूरी है। हमारे इंडिया में भी जो 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट है वो इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं, बट एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हुए वर्क।
Whenever disputes arise between the center and the states, जब भी कोई डिस्प्यूट होता है सेंटर और स्टेट के बीच में, जो सुप्रीम कोर्ट है वो उसको सेटल करती है. Therefore, the Supreme Court is often called the umpire of the federalism. या प्रोटेक्टर ऑफ द फेडरलिज्म भी बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट. It protects the constitution and ensures that both levels of government function within their constitutional limits. So ये क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्ट्स द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है. सुप्रीम कोर्ट को कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. एंड इट इंश्योर करता है कि जो दोनों लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, दैट मीन्स यूनियन एंड स्टेट, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स में ही फंक्शन करें. अगर कोई डिस्प्यूट होता है, सो ये जो इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, दैट मीन्स हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, वो उसको सेटल करता है. One more feature of federalism is separate sources of revenue. रेवेन्यू कलेक्शन के अलग अलग सोर्सेस. बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स हैव देयर ओन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू. जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, दोनों के अपने सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होते हैं, दोनों के अपने टैक्स कलेक्शन के सोर्सेज होते हैं. ऑब्वियसली हम देखते हैं कि एक घर चलाने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत होती है. तो इतना बड़ा गवर्नमेंट चला रहे हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पे चला रहे हो या स्टेट लेवल पे चला रहे हो, फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, पैसों की जरूरत पड़ती है. सो ऑब्वियसली अगर दोनों ही लेवल पे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होगा, सो वो अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाएंगे. सो दिस फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस enables them to perform their functions effectively. Without financial resources, federalism cannot function properly. Obviously, एक छोटी सी फैमिली नहीं चल सकती without financial resources. So how can a government function properly? So federalism cannot function properly without financial resources. And दोनों ही गवर्नमेंट, दोनों ही लेवल पे सेपरेट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू होने का बेनिफिट ये है कि दोनों ही गवर्नमेंट इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शंस को इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाती है. सो ये थे कुछ फीचर्स जिनके बेसिस पे हम ये कहते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. बट एक क्वेश्चन उठता है कि इज इंडिया परफेक्ट फेडरल कंट्री? क्या इंडिया एक परफेक्ट फेडरल कंट्री है? सो जनरली तो हम इंडिया को एक फेडरल कंट्री के रूप में ही डिस्क्राइब करते हैं, बट कुछ पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो एक अनदर टर्म यूज करते हैं इंडिया के लिए, जिसको हम बोलते हैं क्वासी फेडरल स्टेट. So सबसे पहले हम समझेंगे what is quasi-federal state, and after that we will understand that India is a perfect federal country or not, or a quasi-federal state. Okay. So meaning of quasi-federal, क्या होता है quasi-federal का meaning? So word quasi means partly or almost, लगभग या कुछ partly. A quasi-federal system combines features of both federal government and unitary government. सो क्वासी फेडरल का मतलब हो गया, अगर क्वासी का मीनिंग देखिए पार्टली और ऑलमोस्ट, दैट मीन्स ऑलमोस्ट फेडरल और पार्टली फेडरल. सो क्वासी फेडरल सिस्टम जो होते हैं उनमें हम फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट दोनों के ही फीचर्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं. सो इंडिया इज नीदर कंप्लीटली फेडरल नॉर कंप्लीटली यूनिटरी. इंडिया कुछ इसी तरह की कंट्री है, ना तो वो कंप्लीटली फेडरल है और ना ही कंप्लीटली यूनिटरी है. इट इज अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द सिस्टम्स. इंडिया एक यूनिक कॉम्बिनेशन है दोनों ही सिस्टम्स का, फेडरल और यूनिटरी का. Therefore, India is often described as a quasi-federal state or federal system with a strong center. So, India को most oftenly एक quasi-federal state बोला जाता है, या फिर एक फेडरल सिस्टम जिसका सेंटर जो है यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो बहुत strong है. Now we will understand why is India called a quasi-federal state. Quasi-federal state बोलते क्यों है इंडिया? So India follows the federal system but also has a strong unitary bias. It is a unique blend of both federal and unitary features. So India federal system को follow करता है, but उसमें हम कुछ unitary features भी देखते हैं. इंडिया जो है वो एक यूनिक कॉम्बिनेशन है फेडरल और यूनिटरी फीचर्स की. सो अभी हमने जो लास्ट के कुछ स्लाइड्स देखे उसमें हमने देखा कि व्हाट मेक्स इंडिया अ फेडरल कंट्री.
कुछ फेडरल फीचर्स हैं जो इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया जो है वो फॉलो करता है. फॉर एग्जाम्पल, 2 or more levels of government, constitutional division of powers, written constitution, and the amendment of federal provisions requires special majority in parliament, or approval of at least half of the state legislature, and independent judiciary, separate sources of revenue. ये सारे features हम इंडिया में देखते हैं. These features make India a federal country. Now, what are the unitary biases? That means what are the features, unitary features which we see in India? So first one is strong central government. So जो कुछ फीचर्स हैं यूनिटरी गवर्नमेंट के जो हम इंडिया में देखते हैं, दैट फर्स्ट वन इज स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट. जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट्स. The central government has some more powers in many matters in comparison of states. For example, अगर concurrent list पे ही हम देखें जो subjects हैं इन पे law बनाते हैं सेंट्रल और स्टेट दोनों, तो कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन होता है, कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, उस केस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके ही लॉ को इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको ही हम मानते हैं. तो यहाँ पे हम देखते हैं कि स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, जो सेंटर है वो स्ट्रॉन्ग है इन मेनी मैटर्स इन कंपैरिजन टू स्टेट्स. इमरजेंसी प्रोविजंस, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है, नेशनल इमरजेंसी होती है, दैट मीन्स अगर कोई वॉर की सिचुएशन हो गई या फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया और नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर होती है, उस कंडीशन में भी सेंट्रल कैन अज्यूम एक्सटेंसिव पावर्स एंड डायरेक्ट द स्टेट्स. उस टाइम पे मोस्ट ऑफ द जो पावर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही एक्सरसाइज करती है. थर्ड वन है सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन. जो इंडिया है वहाँ इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं फॉर द एंटायर कंट्री. स्टेट्स के लिए कोई सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशंस नहीं है, जो हम बहुत सारे कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखते हैं कि किस तरह से बहुत सारे छोटे छोटे नेशन स्टेट्स मिलके एक बड़ा फेडरल लार्ज कंट्री का वो स्टैब्लिश करते हैं. तो उसमें हम देखते हैं कि सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन देखने को हमें मिलता है, बट इंडिया में सिंगल कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करते हैं फॉर द एंटायर कंट्री. सिंगल सिटीजनशिप, ये भी हम कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म में देखते हैं, बट इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप, एक इंडियन सिटीजनशिप ही मिलती है सारे सिटीजन्स को, कोई स्टेट सिटीजनशिप नहीं है इंडिया में. गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द सेंटर. जो गवर्नर्स हैं स्टेट्स के उनको भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है बाय द प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, दैट इज सेंटर अपॉइंट करता है. तो यहाँ पे सेंटर पावरफुल है. एंड वन मोर थिंग, रेजिडियरी पावर्स विद सेंटर्स. तो अभी जब हम पढ़ रहे थे कॉन्स्टिट्यूशनल डिवीजन ऑफ पावर्स, उसमें हमने देखा कि जितने भी सब्जेक्ट मैटर्स हैं लाइक साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, एआई, जो किसी भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, 3 लिस्ट है उसमें मेंशन नहीं है, उन पे भी लॉ मेकिंग का जो काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है. तो यहाँ भी हम कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू स्टेट गवर्नमेंट. सो दीज फीचर्स शो अ स्ट्रॉन्ग यूनिटरी बायस जो हमें इंडिया में देखने को मिलता है. सो एक फेमस पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं केनेथ क्लिंटन वेरे. उनका व्यू क्या है इंडिया पे? वो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं. उन्होंने बताया इंडिया, उन्होंने डिस्क्राइब किया इंडिया को एज अ क्वासी फेडरल स्टेट because the constitution provides a federal structure but the central government is comparatively stronger than the states. उनका ये कहना था कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल स्ट्रक्चर तो प्रोवाइड करता है बट सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है इन कंपैरिजन टू स्टेट्स. दैट्स व्हाई ही डिस्क्राइब इंडिया एज अ क्वासी फेडरल स्टेट. ओके, सो समरी में देखें, इंडिया फेडरलिज्म को नॉर्मल टाइम्स में फॉलो करता है बट सर्टेन सिचुएशंस में यूनिटरी नेचर को भी फॉलो करता है. दैट्स व्हाई इंडिया इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज अ क्वासी फेडरल स्टेट and it is a unique combination of federal and unitary features. स्टूडेंट्स, क्या आप लोग को पता है कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तब कई लोगों को ऐसा लगता था कि इतनी डाइवर्सिटी वाले देश में फेडरलिज्म सक्सेसफुली काम नहीं कर पाए, बिकॉज इंडिया में अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, कल्चर्स, ट्रेडिशंस, रीजनल आइडेंटिटीज के लोग मौजूद थे और आज भी है. कुछ लोगों को डर था कि अगर स्टेट्स को ज्यादा पावर्स दे दी गई तो देश टूट सकता है, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा. जैसे जैसे टाइम बीता फेडरलिज्म और भी मजबूत होता गया.
सवाल ये है, हाउ फेडरलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्गर इन इंडिया, कैसे फेडरलिज्म स्ट्रॉन्गर हुआ इंडिया में? तो इंडियाज फेडरल स्ट्रक्चर इवॉल्व थ्रू थ्री मेजर डेवलपमेंट्स आफ्टर इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद तीन मेजर डेवलपमेंट्स हुए जिसके थ्रू इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है। सो पहला जो डेवलपमेंट है वो 1950s टू 60s के बीच में लिंग्विस्टिक स्टेट्स का फॉर्मेशन, दैट मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट का फॉर्मेशन किया गया। सो इंडिपेंडेंस के बाद ऐसी स्टेट्स की बाउंड्रीज लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं थी, बट धीरे धीरे लोग अपनी लैंग्वेज और कल्चर के अकॉर्डिंग अलग स्टेट्स की डिमांड करने लगे। एंड सबसे पहला एग्जाम्पल था आंध्र प्रदेश, जहाँ पे तेलुगु स्पीकिंग जो पीपल थे, तेलुगु बोलने वाले जो लोग थे, वो चाहते थे कि मद्रास प्रोविंस से उनको अलग करके अलग स्टेट बना दिया जाए ऑन द बेसिस ऑफ तेलुगु लैंग्वेज। और वो मूवमेंट उन्होंने मूवमेंट स्टार्ट कर दिया एंड ये मूवमेंट तब इंटेंसिफाई हो गया जब एक सोशल एक्टिविस्ट और गांधी जी को फॉलो करने वाले पोटी श्रीरामुलु ने इस मूवमेंट को लीड किया एंड आमरण अनशन पे बैठ गए। एंड 56 डेज के फास्टिंग के बाद दिसंबर 1952 में उनकी डेथ हो जाती है एंड वहां पे मैसिव अनरेस्ट होता है, वायलेंस होता है। एंड उसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है कि 1953 में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट का फॉर्मेशन होता है, दैट इज आंध्र प्रदेश, तेलुगु स्पीकिंग स्टेट। जब लोग लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स की फॉर्मेशन की डिमांड कर रहे थे, तो बहुत सारे कमीशंस भी बनाए गए ये चेक करने के लिए कि क्या ये हमारे इंडिया की यूनिटी के लिए एंड सिक्योरिटी के लिए ठीक है। सो पहला 1948 में एक लिंग्विस्टिक प्रोविंस कमीशन बनाया गया जिसकी चेयरमैन जस्टिस एसके धर थे, इसलिए इसको धर कमीशन भी बोलते हैं। उसके बाद 1949 में जेवीपी कमेटी बनाई गई, जे मीन्स जवाहरलाल नेहरू एंड वी मीन्स वल्लभ भाई पटेल एंड पी मीन्स पट्टाभी सिद्धारमैया। इन तीनों लोगों के चेयरपर्सन चेयर में ये कमेटी का फॉर्मेशन 1949 में हुआ। इन दोनों ही कमिटीज ने लैंग्वेज के बेसिस पे जो स्टेट की डिमांड हो रही थी उसको रिजेक्ट कर दिया। बट पोटी श्रीरामुलु के मूवमेंट के बाद ये जो मूवमेंट है वायलेंट हो जाता है, काफी अनरेस्ट हो जाता है। पर आंध्र प्रदेश जो एक तेलुगु स्पीकिंग स्टेट के रूप में बाहर निकल गया। उसके बाद एक और स्टेट रिओर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया जाता है जिसको SRCR फजल अली कमीशन भी बोलते हैं, बिकॉज जस्टिस फजल अली इसको चेयर कर रहे थे 1953 में। 1955 में ये जो ये जो कमीशन है इसने अपना रिपोर्ट सबमिट किया एंड इसने एक्सेप्ट किया कि लैंग्वेज पे ही एक बेसिस हो सकता है जिसके बेसिस पे हम एक की फैक्टर हो सकता है जिसके बेसिस पे हम स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं। बट उन्होंने भी वन लैंग्वेज वन स्टेट के फॉर्मूले को रिजेक्ट ही किया था एंड उन्होंने प्रायोरिटी दी नेशनल यूनिटी को, सिक्योरिटी को। बट हाँ, उन्होंने ये माना कि लैंग्वेज एक की फैक्टर हो सकता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स के रीऑर्गेनाइजेशन का। इसका आफ्टरमाथ क्या होता है कि बहुत सा और भी जो स्टेट्स हैं उनको भी रीऑर्गेनाइज किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जैसे गुजरात एंड महाराष्ट्र को 1960 में रीऑर्गेनाइज किया जाता है। सिमिलरली पंजाब एंड तमिलनाडु को भी रीऑर्गेनाइज किया जाता है, केरला भी है। सो कुछ लोगों को लग रहा था कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स देश को डिवाइड करते हैं, लेकिन इसका ऑपोजिट ही होता है। लोगों को अपनी आइडेंटिटी मिल जाती है, रीजनल एस्पिरेशन सेटिस्फाई हो जाते हैं एंड नेशनल यूनिटी और स्ट्रॉन्ग, दैट मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो लिंग्विस्टिक स्टेट्स स्ट्रेंथन the unity of the country rather than weakened Indian unity. Second जो step था या development था, it was language policy. So India का कोई national language नहीं है, India has no national language, कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। हिंदी is the official language. बहुत लोग बोलते हैं हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है, बट नहीं, हिंदी is the official language of the union. English is also used officially. एंड 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूशन के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करके उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है, प्रोटेक्ट किया जा रहा है। सो इंडिया जैसे मल्टीलिंगुअल कंट्री में
लैंग्वेज इशू को कैसे सॉल्व किया गया? कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बैलेंस अप्रोच अडॉप्ट किया, जिसमें हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, लेकिन इंग्लिश को भी ऑफिशियल पर्पसेस के लिए कंटिन्यू रखा गया, एंड कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं रखा गया। हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। एंड हम मल्टीपल टाइम्स हम देखते हैं कि किस तरह से कभी हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात उठती भी है, तो कुछ स्टेट्स में स्टेट्स के थ्रू हम इसका अपोज देखते हैं कि वो इसका विरोध करते हैं। तो इन मल्टीलिंगुअल कंट्री को एक यूनिटी में रखने के लिए किसी भी भाषा को, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का दर्जा नहीं दिया गया। एंड कॉन्स्टिट्यूशन की 8 शेड्यूल में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस इंक्लूडेड है, जिसके थ्रू उन्हें प्रोटेक्ट किया जा रहा है। क्यों इम्पोर्टेंट था ये करना? अगर किसी एक लैंग्वेज को सब पर फोर्स किया जाता तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता था, जो हम आज प्रेजेंट कंडीशन में देखते हुए कि जैसे कभी कभी हम ये डिमांड उठती है कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाया जाए, तो किस तरह से और स्टेट्स या और अदर लैंग्वेज वाले जो स्टेट्स हैं वहाँ पे हम देखते हैं कि उनका ये क्वेश्चन होता है कि क्यों हम पे हिंदी थोपी जा रही है। सो अगर किसी एक लैंग्वेज को सब पर फोर्स किया जाएगा तो कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, and होता भी है। इंडिया ने सभी लैंग्वेजेस को रिस्पेक्ट दिया और इससे रीजनल फीलिंग्स और नेशनल यूनिटी के बीच बैलेंस बना रहा। सो इससे क्या हुआ? लैंग्वेज डिस्प्यूट्स कम हुए एंड फेडरलिज्म स्ट्रॉन्ग। थर्ड जो डेवलपमेंट हम देखते हैं पोस्ट 1990, कोएलिशन। कोएलिशन का मतलब होता है किसी भी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी नहीं मिलती थी, जो नेशनल पार्टीज को रीजनल पार्टीज के सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी। दैट मीन्स कोएलिशन का मतलब होता है मल्टी पार्टी, मतलब मल्टीपल पार्टीज जो है वो मिलके गवर्नमेंट बनाती है। सो किसी एक पार्टी को क्लियर मेजोरिटी अगर नहीं मिल रही है तो ऑब्वियसली वो रीजनल पार्टीज के सपोर्ट की उसको जरूरत पड़ेगी गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करने के लिए। से बेनिफिट ये हुआ कि स्टेट्स की वॉइस नेशनल पॉलिटिक्स में और ज्यादा पावरफुल, एंड स्टेट्स को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिली, सेंटर को स्टेट्स की बात सुननी पड़ी, एंड कोऑपरेटिव फेडरलिज्म डेवलप। One more thing is there, special status states. States like Nagaland, Assam, Mizoram have special provisions under Article 371 to protect tribal culture and land rights. सो नागालैंड, असम, मिजोरम ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्स रहते हैं, तो वहाँ के ट्राइबल कल्चर को और वहाँ के लैंड राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल 371 के अंडर कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए गए एंड इन स्टेट्स को स्पेशल स्टेटस दिया गया। इसको हम एक तरह से बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट की तरह समझ सकते हैं कि किस तरह से कम्युनिटी गवर्नमेंट अलग अलग कम्युनिटीज की चीजों को, की बातों, इश्यूज को सुनने के लिए बनी थी। लाइक दिस हमने भी अपने कुछ ऐसे स्टेट्स जहाँ के कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाने पड़े, उसको हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेस दिया एंड उनके लिए भी, उनके कल्चर के प्रोटेक्शन के लिए, उनके लैंड राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाए। सो इन सारे स्टेप्स, इन सारे डेवलपमेंट्स के थ्रू हमारे इंडिया में जो फेडरलिज्म है वो और स्ट्रांग हुआ। इस पिक्चर के थ्रू आप रिवाइज कर सकते हैं हाउ फेडरलिज्म बिकेम स्ट्रॉन्गर इन इंडिया। इसमें वो सारी चीजें पिक्चर के थ्रू मेंशन कर दी गई हैं, आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। सो एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब होता है सेंटर और स्टेट एक दूसरे के कॉम्पिटिटर्स बन के नहीं, बल्कि एक दूसरे के पार्टनर्स बन के काम। मॉडर्न इंडिया में हम फेडरलिज्म में सिर्फ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर ही नहीं देख रहे, बल्कि ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से सेंटर एंड स्टेट्स एक दूसरे के पार्टनर्स बन के काम कर रहे हैं, किस तरह से एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जीएसटी काउंसिल्स की मीटिंग देखें तो किस तरह से सेंटर और स्टेट एक साथ मिलके जीएसटी रिलेटेड मैटर्स को सॉल्व करते हैं, उस पर डिसीजंस लेते हैं। नीति आयोग also provide a joint platform to promote cooperative and competitive federalism. उस नीति आयोग की मीटिंग्स में भी हम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट का कोऑपरेशन देखते हैं।
and disaster management. That means I'm talking about the SDRF and NDRF. किस तरह से नेचुरल डिजास्टर्स के टाइम में जो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट है दोनों एक साथ मिलके काम करते हैं, NDRF एंड SDRF की टीम्स कैसे मिलके काम करती हैं। एंड सबसे बड़ा एग्जांपल हमने देखा कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पे, both levels of government work together to fight the pandemic. ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यूनिटी इन डाइवर्सिटी का भी, कि किस तरह से इतनी डाइवर्सिटी होते हुए भी, अलग अलग पार्टीज होते हुए भी, अलग अलग स्टेट्स में सबने मिलके एक दूसरे के साथ मिलके काम किया और इतने बड़े पैंडेमिक से लड़ाई लड़ी और जीती भी। सो ये था कॉन्सेप्ट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का। सो फेडरलिज्म की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि इंडिया ने डाइवर्सिटी को कभी प्रॉब्लम नहीं समझा, बल्कि स्ट्रेंथ बना दिया उसको। लिंग्विस्टिक स्टेट्स, बैलेंस लैंग्वेज पॉलिसी, रीजनल पार्टीज ने फेडरलिज्म को कमजोर नहीं किया बल्कि और मजबूत बनाया, और इसी वजह से आज इंडिया दुनिया की सबसे सक्सेसफुल डेमोक्रेसीज में से एक माना जाता है। सो अगर एक फाइनल वर्डिक्ट दें तो डाइवर्सिटी प्लस डेमोक्रेसी प्लस फेडरलिज्म, it all combines and become strong India. डाइवर्सिटी, डेमोक्रेसी एंड फेडरलिज्म को मिला दें तो हम देखते हैं स्ट्रॉन्ग इंडिया। सो फेडरलिज्म इज द ग्लू दैट होल्ड्स इंडिया टुगेदर। फेडरलिज्म एक ग्लू की तरह काम करता है जो इंडिया को एक साथ होल्ड करके चल रहा है। इट हैज इवॉल्व्ड विद टाइम एंड बिकम स्ट्रॉन्गर, डीपर एंड मोर इंक्लूसिव। तो टाइम के साथ साथ ये और स्ट्रॉन्गर होते जा रहा है और डीपर एंड और इंक्लूसिव होते जा रहा है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझ लेते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। ये कंसेप्ट सिर्फ बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसमें जनरल स्टडीज पूछी जाती हैं उसमें लोकल गवर्नमेंट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे एक क्वेश्चन है, अगर आपके गांव की रोड टूट जाए, गली में पानी भर जाए या स्ट्रीट लाइट खराब हो जाए तो क्या आप सीधे प्राइम मिनिस्टर को फोन करेंगे? या फिर अगर आपके मोहल्ले में साफ सफाई नहीं हुई है तो क्या चीफ मिनिस्टर आपके मोहल्ले की सफाई देखने आएंगे? क्या ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं। तो फिर लोकल प्रॉब्लम्स कौन सॉल्व करता है, कैसे रिजॉल्व करते हैं इन इश्यूज को? सो इसी सवाल का जवाब है डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट। अब समझ लेते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है। व्हाट इज डिसेंट्रलाइजेशन? सो डिसेंट्रलाइजेशन मींस ट्रांसफरिंग पावर फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट। सो डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है पावर को सेंटर एंड स्टेट से लेके लोकल गवर्नमेंट्स में ट्रांसफर करना। यस, एक सिंपल वर्ड्स में समझें, जब डिसीजन मेकिंग पावर को लोगों के और करीब लाया जाता है, जब ज्यादा से ज्यादा जो सिटीजन्स हैं कंट्री के उनको डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया जाता है, उसको ही डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई इज डिसेंट्रलाइजेशन नीडेड? क्या जरूरत पड़ गई डिसेंट्रलाइजेशन की? सो सोचिए जरा, दिल्ली में बैठी गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि बिहार के किस गांव में हैंडपंप खराब है, उत्तर प्रदेश के किस स्कूल में बेंच नहीं है, या फिर राजस्थान के किस विलेज में पानी की प्रॉब्लम है? ये सारे जो लोकल इश्यूज हैं, क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिल्ली में बैठी जो गवर्नमेंट है उनको ये छोटे छोटे इश्यूज पता चलेंगे? सो लोकल लोग अपनी प्रॉब्लम्स को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए लोकल इश्यूज का सोल्यूशन लोकल लेवल पे ही होना चाहिए। और हमारी कंट्री इतनी ज्यादा वास्ट है, इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में, इवन हमारा एक स्टेट यूरोप की एक कंट्री के बराबर है। तो सोचिए पूरे इंडिया में ऐसे कितने छोटे छोटे कंट्रीज हैं। तो इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए क्या दो टायर ऑफ गवर्नमेंट जो हमारे इंडिया में करती है, सेंट्रल स्टेट, क्या सिर्फ एनफ है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इतनी बड़ी कंट्री को चलाने के लिए? नहीं। तो यहाँ पे जरूरत महसूस की गई लोकल गवर्नमेंट्स की, जिससे लोकल इश्यूज जो हैं उसको इफेक्टिवली रिजॉल्व किया जा सके, जो पॉलिसीज हैं उनको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट किया जा सके लोकल लेवल पे भी,
ज्यादा से ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जा सके डिसीजन मेकिंग में, इसके लिए जरूरत समझी गई लोकल गवर्नमेंट की एंड किया गया डिसेंट्रलाइजेशन। बेनिफिट इसका हुआ कि जो डिसीजन मेकिंग थी वो और ज्यादा फास्ट हो गई, पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन और अच्छी तरीके से होने लगा, पब्लिक का पार्टिसिपेशन इंक्रीज हुआ एंड डेमोक्रेसी भी स्ट्रेंथन हुई। हमारे इंडिया के हमारे इंडिया में एंशियंट हिस्ट्री में वैदिक पीरियड से ही पंचायत के ट्रेसेस मिलते हैं। सभा एंड समिति के रूप में हम वहाँ उस टाइम पे भी लोकल गवर्नमेंट देखते थे। सो इंडिपेंडेंस के बाद पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उनको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, जिसकी वजह से ना तो उनके पास कोई प्रॉपर पावर्स थी और ना ही रेगुलर इलेक्शंस होते थे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी कम थे एंड स्टेट गवर्नमेंट्स कभी भी उन्हें डिसॉल्व कर देती थी। सो इसलिए लोकल गवर्नमेंट्स क्या थी, वीक थी। फिर एक टर्निंग पॉइंट आया 1992 में, जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए गए एंड इसका बेनिफिट क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया लोकल बॉडीज को। सो 73rd अमेंडमेंट से जो रूरल लोकल गवर्नमेंट है यानी पंचायती राज सिस्टम है, उसको 11th शेड्यूल में इंक्लूड किया गया एंड 74th अमेंडमेंट के थ्रू 12th शेड्यूल इंक्लूड किया गया, जिससे अर्बन लोकल गवर्नमेंट यानी म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। इसके साथ साथ वुमेन्स के रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्रीज किया गया, वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया, 1/3 रिजर्वेशन इन द सीट्स, और बहुत सारे स्टेट्स में तो अब ये 50% हो गया है एंड 5 ईयर का इलेक्शन साइकिल लाया गया। दैट मीन्स हर 5 साल में रेगुलर इलेक्शंस कंडक्ट किए जाने लगे स्टेट इलेक्शन कमीशन के थ्रू। सो हमने देखा कि जो प्रॉब्लम्स हम इंडिपेंडेंस के बाद देख रहे थे 1992 से पहले, वो पावर्स कुछ हद तक इस 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू रिजॉल्व करने की कोशिश की गई। सो थोड़ा सा लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज एंड अर्बन एरियाज में देख लेते हैं। सो रूरल लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज, रूरल एरियाज में 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को फॉलो किया जाता है। सो पहला जो लेवल है दैट इज ग्राम पंचायत, विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति होती है एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद होता है। सो ग्राम पंचायत जो है वो लोवेस्ट लेवल है पंचायती राज सिस्टम का। जो विलेज के लोग हैं वो अपने रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट करते हैं। जो हेड होता है ग्राम पंचायत को, उसको हम सरपंच या मुखिया भी कहते हैं। फंक्शंस क्या है ग्राम पंचायत की, स्ट्रीट लाइट्स को देखना, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटीज को चेक करना, सैनिटेशन देखना, विलेज के रोड्स को चेक करना, ये सारे फंक्शंस हैं ग्राम पंचायत के। दूसरा जो लेवल है, सेकंड लेवल है, वो है पंचायत समिति। सो ये कई ग्राम पंचायत को कोऑर्डिनेट करती है और इसका फंक्शन है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स देखना, एजुकेशनल प्रोग्राम्स देखना, एग्रीकल्चरल स्कीम्स देखना। सो कई ग्राम पंचायत को कोऑर्डिनेट करने का काम जो है वो पंचायत समिति का है। और हम ये भी कह सकते हैं कि पंचायत समिति एक ब्रिज की तरह भी काम करती है जिला परिषद और ग्राम पंचायत के बीच में। थर्ड जो लेवल है, जो हाईएस्ट लेवल है, वो है जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है। सो इट इज द अपेक्स रूरल बॉडी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। फंक्शंस क्या है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्लान्स देखना, पंचायत को कोऑर्डिनेट करना, वेलफेयर स्कीम्स देखना, ये सारे जो काम है वो जिला परिषद के काम है। सो ये है हमारा 3 टायर पंचायती राज सिस्टम। अब देख लेते हैं लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। दैट मीन्स सिटीज एंड टाउन्स में एक सेपरेट लोकल गवर्नेंस सिस्टम काम करता है, जिसको हम लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज भी बोलते हैं। सो अर्बन एरियाज में म्यूनिसिपैलिटीज, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस काम करते हैं। स्मॉल टाउन्स में हम देखते हैं कि म्यूनिसिपैलिटीज काम करती हैं, जिसका हेड जो है वो चेयरपर्सन होता है। फंक्शंस जो है, जिस सिटी में ये म्यूनिसिपैलिटी काम करती है, वहाँ के रोड्स को देखना, वाटर सप्लाई, क्लीन लाइनेस, लोकल मार्केट्स मैनेज करना, ये सारे जो काम है वो म्यूनिसिपैलिटीज का है। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस लार्ज सिटीज में होती हैं।
इनका जो हेड होता है उसको मेयर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लें, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, यहाँ पे जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वर्क करते हैं इन लार्ज सिटीज में, इनका जो फंक्शन है, इनका फंक्शन है सिटी प्लानिंग करना, ट्रांसपोर्टेशन देखना, ड्रेनेज सिस्टम देखना, पब्लिक हेल्थ देखना। ये सारे जो फंक्शंस है वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के फंक्शंस। इसके अलावा ऐसी सिटीज जो इवॉल्व हो रही हैं, जो अभी ट्रांजिशन फेज में है, विलेज से सिटी में कन्वर्ट हो रही हैं, वहां पे काम करती है नगर पंचायत। और नगर पंचायत का के भी फंक्शंस यही है कि वहाँ के जो रोड्स, वाटर सप्लाई, लोकल इश्यूज को सॉल्व करना, वो उनके फंक्शंस हैं। सो ये जो म्यूनिसिपैलिटीज है, नगर पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ये सब जो सिटीज को बेटर करने में, बेटर लाइफ देने में काम के लिए काम करते हैं। एंड अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होगा तो वहाँ चाहे वो रूरल लेवल पे हो, चाहे वो अर्बन लेवल पे हो, इससे हमारे सिटीज एंड विलेज स्ट्रांग होंगे। एंड ऑब्वियसली जब ग्रास रूट लेवल स्ट्रांग होगा तो हमारा जो इंडिया है वो भी स्ट्रांग होगा एंड हमारी डेमोक्रेसी भी strengthen होगी। So important features of local government. So there are some important features of local government. First one is regular elections. So अभी हमने देखा कि किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया एंड 5 ईयर इलेक्शन साइकिल को स्टार्ट किया गया लोकल बॉडीज के लिए। तो हर 5 साल में इलेक्शंस कराना कंपलसरी है। रिजर्वेशन दिया गया वीकर सेक्शंस को ताकि उनका भी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हो सके गवर्नमेंट में। वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी प्रोविजंस बनाए गए। एटलीस्ट 1/3 सीट्स आर रिजर्व फॉर वुमेन एंड इन मेनी स्टेट्स ये जो रिजर्वेशन है वो 50% तक पहुंच चुका है। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इंडिया हैज मोर देन 1 लाख वुमेन पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स। सो आज इंडिया में लाखों वुमेन पंचायत रिप्रेजेंटेटिव्स हैं एंड ये वर्ल्ड के सबसे बड़े वुमेन पार्टिसिपेशन प्रोग्राम्स में से एक है। फोर्थ फीचर इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। सो जो इलेक्शन है वो फ्री एंड फेयर हो, इस एंड रेगुलर इलेक्शंस प्रॉपरली हो सके, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट किया गया। देन स्टेट फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया है जो ये इंश्योर करता है कि फाइनेंशियल रिसोर्सेस का फेयर डिस्ट्रीब्यूशंस हो अमंग द लोकल गवर्नमेंट्स एंड फाइनेंशियल एड प्रॉपरली प्रोवाइड की जाए ताकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं लोकल गवर्नमेंट के। और अगर लोकल गवर्नमेंट स्ट्रांग होता है देन हमारी डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है। हाउ डिसेंट्रलाइजेशन स्ट्रेंथन्स द डेमोक्रेसी। So what is the real meaning of democracy? So democracy is the government of the people, by the people, for the people. और in the simple language में अगर बोले तो डेमोक्रेसी क्या है? रूल ऑफ द पीपल, लोगों की ही गवर्नमेंट है। और ये डेमोक्रेसी तभी स्ट्रेंथन होगी जब लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। सो लोकल गवर्नमेंट्स इस आइडिया को, ये जो रियल मीनिंग है डेमोक्रेसी को, इसको रियलिटी में कन्वर्ट करता है। अब लोग डायरेक्टली डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लोकल गवर्नमेंट। अगर फॉर एग्जांपल अभी आप एक ग्राम सभा की मीटिंग देख रहे हैं, इसमें देखिए किस तरह से वुमेन, जो मेन, सबका पार्टिसिपेशन दिखाई दे रहा है। एंड विलेजर्स अपनी जो इश्यूज हैं लाइक रोड कंस्ट्रक्शन, वाटर सप्लाई, स्कूल डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम्स, इन सबको यहाँ पे उठा सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। किस तरह से बजट बनाना है, किस तरह से चीजें इम्प्लीमेंट करनी है, इन सब चीजों पर डिस्कशन कर सकते हैं। एंड today local governments play a major role in implementing many schemes, चाहे वो स्कीम्स सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या फिर स्टेट गवर्नमेंट की हो, लाइक स्वच्छ भारत मिशन या फिर जल जीवन मिशन ले ले, पीएम आवास योजना, मनरेगा, स्मार्ट सिटीज मिशन। Without local government support, these schemes cannot reach the common people effectively. Because ये local government ही है जो common people तक पहुंच पाती है और स्कीम्स को भी उन तक प्रॉपरली पहुंचा पाती है। सो डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट, डिसेंट्रलाइज लोकल गवर्नमेंट हेल्प करती है बेटर डिसीजन मेकिंग में, सोल्यूशंस को फास्टर करती है, पीपल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करती है, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस करती है पॉलिसीज का, एंड डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्गर करती है।
So strong local government, strong democracy, strong India. Decentralization brings power closer to the people and builds a strong, inclusive, and participatory democracy. So students, फेडरलिज्म का फाइनल स्टेप है डिसेंट्रलाइजेशन. जब पावर दिल्ली से स्टेट्स तक और स्टेट से गांव और शहरों तक पहुंचती है, तब डेमोक्रेसी सच में लोगों तक पहुंचती है. इसीलिए लोकल गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी का फाउंडेशन या ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी भी कहा जाता है. और तब जाके डेमोक्रेसी की जो है वो लोकल लेवल पे से स्ट्रांग होती है, देन पूरी कंट्री तक एक पावरफुल डेमोक्रेटिक नेशन के रूप में हम इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं. सो डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट के टॉपिक के साथ ही हमारा ये चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट होता है. इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हमने पढ़े, जिसको हम एक क्विक रिवीजन के थ्रू देख लेते हैं. सो क्विकली रिवाइज कर लेते हैं चैप्टर को. हमारा चैप्टर ही है फेडरलिज्म, दैट मींस डिवीजन ऑफ पावर. इंडिया एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन है. इंडिया हमारे इंडिया में ऐसे बहुत सारे ऐसे कई फीचर्स हम देखते हैं जिसके थ्रू हम कह सकते हैं कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है. जैसे डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हम देखते हैं, पावर्स का कंस्टिट्यूशनल डिवीजन देखते हैं, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन देखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को इजिली अमेंड नहीं कर सकते. एंड हम ये भी देखते हैं कि इंडिया एक क्वासी फेडरल स्टेट है. दैट मीन्स इंडिया को इंडिया में फेडरल फीचर्स तो फॉलो करते ही हैं, साथ साथ कुछ यूनिटरी फीचर्स को भी फॉलो किया जाता है. यूनिटरी इसलिए भी बोलते हैं बिकॉज इंडिया का जो यूनियन गवर्नमेंट है वो कुछ मैटर्स में स्टेट के कंपैरिजन में ज्यादा पावरफुल है. जो सेंट्रल जो डिवीजन ऑफ पावर्स है वो हम 3 लिस्ट के थ्रू देखते हैं, यूनियन, स्टेट एंड कॉन्करेंट लिस्ट के थ्रू. जो रेजिडियरी पावर्स है वो यूनियन गवर्नमेंट एक्सरसाइज करती है, उनके पास ही है. इंडिया एक मल्टीलिंगुअल कंट्री है, सो कोई कन्फ्लिक्ट ना हो इंडिया में एंड सबको ही यूनाइट करके चला जा सके, इसलिए कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है इंडिया में. हिंदी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है. इंग्लिश भी एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज यूज की जाती है. मल्टीलिंगुअल कंट्री होने के कारण इंडिया में 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस को कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दी गई ताकि उन्हें प्रोटेक्ट किया जा सके. फिर हमने पढ़ा डिसेंट्रलाइजेशन एंड लोकल गवर्नमेंट. डिसेंट्रलाइजेशन मींस ट्रांसफर ऑफ पावर्स फ्रॉम सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स टू लोकल गवर्नमेंट्स. 73rd एंड 74 अमेंडमेंट्स भी पढ़े जिसके थ्रू लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. फिर हमने देखा रूरल गवर्नमेंट जो है उसको हम पंचायती राज गवर्नमेंट उसमें पढ़ते हैं, एंड अर्बन गवर्नमेंट जिसे हम म्यूनिसिपैलिटी देखते हैं. सुप्रीम कोर्ट को हम एम्पायर ऑफ फेडरलिज्म भी बोलते हैं, कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे जो हमने इस चैप्टर में पढ़े. आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा. तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमने क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर फेडरलिज्म कंप्लीट कर लिया है. सो आज की वीडियो में हमने समझा कि फेडरलिज्म क्या है, क्या डिफरेंस है फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट में, इंडिया को एक फेडरल कंट्री क्यों कहा जाता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट भी हमने समझी, एंड लिंग्विस्टिक स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी को भी समझा, सेंट्रल स्टेट रिलेशंस को भी समझा, एंड डिसेंट्रलाइजेशन और पंचायती राज सिस्टम के बारे में भी हमने पढ़ा. अगर आपने पूरी वीडियो ध्यान से देखी है तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा और बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आप इस टॉपिक से जुड़े क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाएंगे. अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा. कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपको चैप्टर का कौन सा पार्ट सबसे इंटरेस्टिंग लगा. मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर और नए कंसेप्ट के साथ. तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग और याद रखिए, नॉलेज ही वो पावर है जो आपका फ्यूचर बदल सकती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. जय हिंद.